हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं फार्माकोलॉजी डिसीजन मेकिंग के बारे में। जो फार्माकोलॉजी डिसीजन मेकिंग होता है वो होता क्या है। डॉक्टर को जब भी कोई एंटीबायोटिक चूज़ करना होता है तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको ध्यान रखने होते हैं, तो उनको ही फार्माकोलॉजी डिसीजन मेकिंग के अंडर हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी बैक्टीरियासाइडल ड्रग और बैक्टीरियास्टेटिक ड्रग में से ज़्यादा प्रेफर करेंगे बैक्टीरियासाइडल ड्रग को, क्योंकि एक जगह ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सिर्फ ग्रोथ रिटार्ड हो रही है और दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म मर ही जा रहा है। तो हम कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स जिसमें ऑर्गेनिज्म मर ही जा रहा है, तो वो वाला हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स आर प्रेफर्ड मोर एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियास्टेटिक ड्रग्स। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि जो लेस टॉक्सिक्स होते हैं ड्रग्स वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मोर टॉक्सिक ड्रग्स। ये लेस टॉक्सिक नॉट फॉर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बीटा लैक्टम्स होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। तो जो सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है किसी भी इंसान के लिए वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग होता है। इसीलिए अगर हम कभी सेल वॉल इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बीटा लैक्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि बीटा लैक्टम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम टॉक्सिक होते हैं, लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। तो इसीलिए जो लेस टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं दीज आर प्रेफर्ड मोर एज़ कम्पेयर टू मोर टॉक्सिक ड्रग्स। एंड द टॉक्सिसिटी रेफर्स फॉर द होस्ट, जिसको बचाने के लिए हम एंटीमाइक्रोबियल्स दे रहे हैं। रिस्क बेनिफिट रेशियो की बात करते हैं तो दूसरा भी हो गया हमारा। अब तीसरे की बात करते हैं विच इज़ रिस्क बेनिफिट रेशियो। रिस्क बेनिफिट रेशियो में क्या है कि हम कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट तुम्हारी बॉडी में डालेंगे, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉरेन ड्रग तुम्हारी बॉडी में डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो गई, या तो वो लीवर में जाके थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका रिजिडुअल बच ही जाएगा जो कि हमारे लिए रिस्की होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम उस ड्रग को यूज़ करेंगे तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो रिस्क है वो ड्रग को यूज़ करने की वजह से, उसको देखने के बजाय। जैसे कि हम देखेंगे जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं, जो कीमोथेरेपी होती है उससे बंदे को एलोपेशिया हो जाता है और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन उनमें रिस्क जितना है उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट है, क्योंकि कैंसर से तो इंसान मर ही रहा है, तो बेटर हम वो रिस्क लें। तो इससे पता चलता है कि जो रिस्क बेनिफिट रेशियो, अगर हमारा बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिस्क, तो हम वो ड्रग यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कौन सा इनहिबिटर है? टेट्रासाइक्लिन इज 30th इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। और हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि साइड्स में साइड आ रहा है ना, साइड मतलब साइडल, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरियासाइडल है। बाकी जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टेटिक ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, बैक्टीरियास्टेटिक एजेंट्स को नहीं देना सेल वॉल इनहिबिटर्स के साथ। अब मैं बताती हूँ क्यों। जो सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन पे ही काम करते हैं। मतलब अगर तुमने बीटा लैक्टम्स दिया है तो वो रैपिडली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म पे ही काम करेगा। अब तुमने क्या कर दिया, तुमने बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग दे दिया। बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड ही नहीं करता। तो अब अगर तुमने बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग दे दिया तो सेल वॉल इनहिबिटर्स काम किस पे करेंगे? क्योंकि वो तो सिर्फ रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरिया पे ही काम करते हैं। तो इसीलिए पेनिसिलिन जो है वो एक बीटा लैक्टम है। बीटा लैक्टम क्या होता है? सेल वॉल इनहिबिटर। तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को हम एक साथ नहीं देते, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक जो कि उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, और पेनिसिलिन क्या करता है? सेल वॉल पे वर्क करता है। तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन देंगे तो पेनिसिलिन ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो टेट्रासाइक्लिन अगर हम यूज़ करेंगे तो पेनिसिलिन का वो इफ़ेक्ट कम कर देगी। तो इसीलिए हमें कभी भी बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट सेल वॉल इनहिबिटर्स के साथ नहीं देने चाहिए। तो ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजी डिसीजन मेकिंग के बारे में। इसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। जो बैक्टीरियासाइडल होता है इट इज़ प्रेफर्ड मोर एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियोस्टेटिक। जो लेस टॉक्सिक ड्रग होता है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मोर टॉक्सिक ड्रग। रिस्क बेनिफिट में अगर बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिस्क तो हम ड्रग यूज़ करेंगे। और बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स कभी भी सेल वॉल इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब जो सेल वॉल इनहिबिटर्स है उनका वो काम कम कर देता है, उनका इफ़ेक्ट कम कर देता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हमें करना है। कि अगर कोई भी हमें पता चल गया कि कोई कोई माइक्रोब जो है वो तुम्हारी बॉडी में आ गया, अब हमें उसके अगेंस्ट तुम्हें ड्रग देना है।
तो हम कैसे कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी वो एंटी माइक्रोबियल है जो तुम्हारी बॉडी में आया है उसमें सेल वॉल है या नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि हाँ इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले क्या देंगे? हम सबसे पहले वही देंगे जो सेल वॉल इनहिबिटर होता है। सेल वॉल इनहिबिटर जो सबसे ज़्यादा लेस टॉक्सिजेनिक सेल वॉल इनहिबिटर कौन सा होता है? बीटा लैक्टम, जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल है तो हम क्या देंगे? बीटा लैक्टम। तो फर्स्ट लाइन ड्रग हमारा जिनके अंदर सेल वॉल होती है वो होता है बीटा लैक्टम। अगर अब देखो बीटा लैक्टम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, मैं बताऊँगी कैसे कैसे। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स ऐसे करके होते हैं। तो जो पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन जी, इट इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो अगर ग्राम पॉजिटिव है तो हम पेनिसिलिन देंगे, और अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो हम उसको वेनकोमाइसिन देंगे। एक्चुअली ये ना मतलब आगे भी आएगा, तो अगर अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और अगर ग्राम नेगेटिव है तो हम देंगे उसे सेफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन जी के अलावा जो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी काम करते हैं वो वाला पेनिसिलिन, और कार्बापेनम्स। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो हम देखेंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल है तो हम क्या देंगे? सेल वॉल इनहिबिटर्स। सेल वॉल इनहिबिटर्स में सबसे ज़्यादा लेस टॉक्सिक कौन सा होता है? बीटा लैक्टम्स। तो हम बीटा लैक्टम्स देंगे। अब बीटा लैक्टम्स क्या करते हैं? सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, लेकिन सेल वॉल भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अलग होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अलग होती है। तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो हम देंगे पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन देंगे। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो मतलब पेनिसिलिन एक, अगर पेनिसिलिन जी होता है तो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ओनली। बाकी पेनिसिलिन बहुत सारे होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव के भी अगेंस्ट काम कर लेते हैं। तो ग्राम नेगेटिव अगर होगा तो हम देंगे सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन और कार्बापेनम्स। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन और कार्बापेनम्स। अगर मान लीजिए वो जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि यार बहुत सारा हम पेनिसिलिन बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, तो अगर कोई भी इंसान पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तो उसमें हम देंगे वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है उसमें हम वेनकोमाइसिन देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। वैसे तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए पेनिसिलिन होता है, मेथिसिलिन होता है पेनिसिलिन ही, लेकिन अगर MRS से हो जाता है तो हम वेनकोमाइसिन देते हैं। ठीक है, और फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो हम क्या देंगे? सेल वॉल इनहिबिटर के साथ साथ हम अमाइनोग्लाइकोसाइड भी देंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में भी देंगे और ग्राम नेगेटिव में भी देंगे। ठीक है, तो एक बार इस पूरे के पूरे को हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो हम क्या पूछेंगे कि आपके अंदर सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल है तो हम फिर क्या देंगे? बीटा लैक्टम्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद अगर सेल वॉल है तो वो ग्राम पॉजिटिव वाली सेल वॉल है या ग्राम नेगेटिव वाली सेल वॉल है। अगर ग्राम पॉजिटिव वाली सेल वॉल है तो हम पेनिसिलिन देंगे। अगर पेनिसिलिन जो है वो रेजिस्टेंट हो गया है ऑर्गेनिज्म तो हम वेनकोमाइसिन देंगे। और अगर ग्राम नेगेटिव है तो हम सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स और पेनिसिलिन देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, तो हम सिर्फ सेल वॉल इनहिबिटर्स ही नहीं देंगे, हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी देंगे। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन सा देंगे? 30S राइबोसोम जो होता है उसके वाला प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, दैट इज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि वो साइड हो जाएगा ना, साइड मतलब साइडल। हम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस तो हम किसी को भी इनहिबिट कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि स्टैटिक या साइडल, हम दोनों में से कौन सा ज़्यादा देंगे? तो हम साइडल ज़्यादा देंगे। बाकी जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है वो सारे के सारे जो है वो स्टैटिक है, लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो हम साइडल वाला देंगे। तो हम इसलिए ही ये वाला प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर दे रहे हैं क्योंकि ये साइडल है, तो इसीलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देंगे हम। अलॉन्ग विद सेल वॉल इनहिबिटर हम एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी देंगे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, दैट इज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसका एग्जाम्पल बताया गया आपको जेंटामाइसिन। ये जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट थी तो हम ये काम करते पूरा का पूरा। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे? अगर हम सेल वॉल एब्सेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनके एग्जाम्पल होते हैं माइकोप्लाज्मा और लिजियोनेला।
तो सेल वॉल जिनमें नहीं होती वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ML, माइकोप्लाज्मा और लेजियोनेला व्हाटएवर। तो अब उनके अंदर सेल वॉल तो है नहीं, तो हम क्या डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे? सेल वॉल इनहिबिटर्स तो दे ही रहे थे, साथ में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर है तो हम बैक्टीरिसाइडल वाले जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे वो दे रहे थे। लेकिन इनमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पे चले जाएंगे। इनमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन। TMC या MCT या CTM आप कैसे भी याद रख लो। टेट्रासाइक्लिन क्या था? 30S राइबोसोम इनहिबिटर, और मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन था 50S राइबोसोम इनहिबिटर। तो ये जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं। और लाइनोजोलिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं ये सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग होते हैं, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लाइनोजोलिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ठीक है, तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो हम सीधा का सीधा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो होंगे उनको यूज़ करेंगे। उनमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से होते हैं? T से टेट्रासाइक्लिन, M से मैक्रोलाइड, C से क्लेंडामाइसिन। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम इनहिबिटर होता है। आपको उस ट्रिक से जो मैंने पहले बताई थी उससे याद होगा कि टेट्रा 4 साइकिल वाला बच्चा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन आर 30S राइबोसोम इनहिबिटर, और मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन जो होता है वो 50S राइबोसोम इनहिबिटर होते हैं। जबकि जो लाइनोजोलिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं वो सेकेंड और थर्ड लाइन ड्रग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये हो गया आपकी सेल वॉल प्रेजेंट थी या आपकी सेल वॉल एब्सेंट थी, उसके बेसिस पे हम ड्रग की चॉइस कैसे करेंगे। अगर किसी इंसान को UTI हो रखा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? हम उसमें यूज़ करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स। याद है आपको वो DNA गायरेज इनहिबिटर? उसमें क्या हुआ था, मतलब अगर आपको चीज़ें जो है वो याद रखनी है तो सारी की सारी आपको सीरीज़ में देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसकी ट्रिक बता रखी है। अब देखो ये जो थी, ये क्वीन जो थी, हमने देखा था कि DNA गायरेज इनहिबिटर्स में क्या था, ये DNA गायरेज इनहिबिट हो गया, नहीं हो पाया, DNA गायरेज इनहिबिट हो गया, तो जो सुपर कोइलिंग ऑफ DNA जो थी उसमें क्वीन एंटेंगल हो गई और वो फ्लोर पे गिर गई। तो फ्लोर पे गिरी क्वीन तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, और कहाँ पे गिरी? नाली के पास गिरी, तो नालेडिक्सिक एसिड। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ही होते हैं। अब नाली के अंदर क्या होता है? फीसिल एंड यूरिन। तो हम UTI और GIT इन्फेक्शन जो होता है उनमें यूज़ करते हैं जितने फ्लोरोक्विनोलोन्स, नालेडिक्सिक एसिड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन GIT एंड यूरिन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। तो इसलिए हम जितने भी UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या GIT वाले इन्फेक्शन होते हैं उनमें फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अगर हम केस देखें तो ड्रग विद इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन हम वही यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स? फ्लोरोक्विनोलोन्स और सल्फोनामाइड और क्लोट्राइमोक्साजोल जो होता है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लोट्राइमोक्साजोल होता है दैट इज़ एंटी बैक्टीरियल एंड सल्फोनामाइड्स आर एंटी प्रोटोजोल। और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एज यू ऑल नो, मतलब ये आपको पता चलेगा जब मैं आगे बताऊंगी कि ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अगर आपको GIT का इन्फेक्शन है तो फीसिस भी तो थी ना उस नाली में, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स और नालेडिक्सिक एसिड्स वगैरह जो होते हैं ये GIT में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तभी भी हम यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स विद इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इन स्टूल, इसमें भी फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं। मैंने बताया क्यों, क्योंकि नाली में क्या था? फीसिस एंड यूरिन थे। तो कभी भी UTI या GIT इन्फेक्शन का केस आएगा तो हमें फ्लोरोक्विनोलोन्स देने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं हमारे GIT और हमारे यूरिन में। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी वो ये थी कि सेल मेम्ब्रेन, हमने देखो क्या किया, हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था ये सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर फिर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, DNA गायरेज इनहिबिटर वगैरह। हमने ये देख लिया कि सेल वॉल इनहिबिटर्स भी हम देंगे। हम सेल वॉल इनहिबिटर्स से एकदम बाद में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पे आ गए, हमने सेल मेम्ब्रेन की बात ही नहीं की। सेल मेम्ब्रेन की बात हमने क्यों नहीं की? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो बिल्कुल लास्ट में जब सारी चीज़ों से रेजिस्टेंट ही हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम कोई और ड्रग यूज़ ही नहीं कर सकते, हम तब यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर, जैसे कि डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन्स, कोलिस्टिन्स वगैरह।
तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्योंकि देखो हमारे ह्यूमन के नॉर्मल सेल के अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, और 50s और 30s राइबोसोम्स भी कहाँ ही होते हैं, हमारे पास होते हैं 60 एंड 40s, क्योंकि हम तो यूकैरियोट्स वगैरह है। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम में थोड़ा कॉमन होती है, तो वो माइट भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए हमारे लिए। तो ये हम लास्ट के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, सब ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता तब हम यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स। The cell membrane inhibitors like daptomycin and polymyxins are very toxic, so are last line drugs. तो जो फार्माकोलॉजी डिसीजन मेकिंग था उसमें अभी इतना ही था जितना मैंने आपको बताया है। होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।